ठीक है जी। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग अच्छे हो, तरोताज़ा हो, बहुत अच्छी बात। गुरुवंश कहाँ रह गए थे? वी वर वेटिंग फॉर यू। ओके, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने जो है संदीप गर्ग की बुक के हिसाब से, ठीक है, पहला चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया था। मैं फटाफट रिव्यू कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि हमारी इकॉनमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल में हमारे यहाँ पे यूज़ होता है। प्रोडक्शन फेज़ होता है यहाँ पे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है, डिस्पोजिशन फेज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, कोई यूज़ कर रहा होता है, यूज़ करके फिर अल्टीमेटली वो पैसा फिर जो है कंज्यूम, ऑब्वियसली हाउस होल्ड जो होते हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं, एंड अल्टीमेटली वो पैसा जो है फिर प्रोडक्शन वालों के पास चला जाता है। स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स हैं हमारे। स्टॉक जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इसको मेजर किया जाता है। फ्लो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है इसको मेजर किया जाता है, ये भी एक वेरिएबल है। तो दोनों एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हमने पढ़ लिए थे, बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो उसको हम लोग देख लेंगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़ा था हमने। रियल फ्लो पढ़ा था, जिसको फिजिकल फ्लो है वही बोला जाता है, जहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट होती है। हाउस होल्ड्स जो है अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज फैक्टर जो है फैक्टर सर्विसेज देते हैं, वो उनको गुड्स एंड सर्विसेज बना के देते हैं। एंड मनी फ्लो या फिर जो है इसको नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। उसमें भी जो है उसमें एक्चुअल में पैसे की मूवमेंट होती है। तो जो फर्म्स हैं वो आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देते हैं, एंड हाउस होल्ड जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो अल्टीमेटली फिर घूम फिर के पैसा प्रोडक्शन वालों के पास चला जाता है। टू सेक्टर इकॉनमी में ही हमें पढ़ना है, ये हमने लास्ट में देखा था, जिसमें फर्म्स एंड हाउस होल्ड ही होते हैं, बाकी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक जो टॉपिक इसमें छोटा सा रह गया था, आपको ये जो चैप्टर जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे दिया हुआ है, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस पावर बूस्टर में मिल जाएगा आपको, या अलग से कहीं पे भी होगा, प्लीज़ निकाल लीजिए उसको, मिल जाएगा आपको। लीकेज एंड इंजेक्शंस, ये दो टॉपिक्स हैं। ये 1 1 2 2 मार्कर आ जाता है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, एप्लीकेशन बेस भी आ जाता है, आपसे पता कर लेते हैं ये क्या है, ठीक है। ओके, इस तरीके से पूछा चला जाता है। तो होता क्या है कि जो लीकेज एंड इंजेक्शंस हैं ये मतलब 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल सब में होता है लीकेज इंजेक्शन। बट होता क्या है लीकेज इंजेक्शन, ठीक है, इसको हमें समझना ज़रूरी है। तो कहते हैं कि अब जैसे क्या है, देखो जो हमारा साइकिल चल रहा है, साइकिल क्या चल रहा है कि ना, प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, फिर प्रोड्यूसर के पास पैसा आया, प्रोड्यूस, कंज्यूम, फिर प्रोड्यूसर के पास पैसा है, तो ये चक्कर चला है। सर, हाँ जी प्रियांशी। आपकी आवाज धीरे आ रही है। मेरी आवाज़ धीरे आ रही है? हाँ जी। तुम ईयरफोन चेक करो, मैं तो यहाँ बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। या तो सर बहुत बढ़िया ईयरफोन कंपनी वाले। आए पता नहीं, फिर प्रियांशी एक बार दोबारा लगा लो, मैं तो यहाँ बहुत तेज़ बोल रहा हूँ प्रियांशी। ठीक है सर। हाँ दोबारा लगा लो, या फ़ोन पे स्पीकर पे चला लो तो भी आ जाएगा। ठीक है ठीक है। ओके ओके। हाँ, थोड़ा सा लाउड हो जाता हूँ प्रियांशी, ठीक है। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल तीनों में किया जाता है। लीकेज इंजेक्शन होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें ये बताया कि जो भी हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के एस्पेक्ट से समझना है। 2 सेक्टर मॉडल हमने मेजरली पढ़ना है, तो 2 सेक्टर मॉडल के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो होता क्या है उसमें, प्रोडक्शन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्पोजिशन फेज़ है। इसको सिंपली अगर देखा जाए, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है, फिर दोबारा जो है पैसा जो है फिर प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज कब होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन कब होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो होता क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज का मतलब है कि आपने जो सर्कुलर फ्लो में पैसा यूज़ होना था या वहाँ पे जो है डला हुआ था, उसको आप निकाल लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो, इसको हम लोग लीकेज के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो सर्टेन अमाउंट से लेकर, तो आपका मन कर रहा है, जैसे मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपये, आप 1 लाख रुपये का रूटीन घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो प्रोडक्शन प्रोसेस में। आपने उसमें से 10,000 रुपये निकाल लिए, तो 10,000 एक तरीके का लीकेज हो गया। वो क्यों निकाले आपने, मान के चलो सिंपल सी बात है, आपने सेविंग कर दी, ठीक है, या वो कुछ पैसा प्रोडक्शन प्रोसेस में करते करते आपको प्रॉफिट हुआ, आपने दोबारा री इन्वेस्ट ना करके उसको बचा लिया, उसको लीकेज के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। और ये होता कैसे है और कौन करता है, जैसे मैंने आपको बता भी दिया, अभी एग्जाम्पल दे दिया। कहते हैं जब हाउस होल्ड्स अब और फर्म्स कुछ हिस्सा अपने इनकम का सेव कर लेते हैं, इससे लीकेज हो जाती है सर्कुलर फ्लो में। लीकेज का मतलब विड्रॉल होता है, वो पार्ट ऑफ इनकम जो एक्चुअली में आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं करोगे। एज अ रिजल्ट वो क्या होता है, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग ऑन करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई भी पैसा अगर रूटीन घुमा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी जैसे जिस चीज़ चल रही है, अगर मैंने वो पैसा विड्रॉ कर लिया और सेव कर लिया, तो मैं उसको खर्च नहीं करूँगा, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन साइकिल में नहीं आएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। इससे क्या होगा, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेजेस रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। तो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं 50,000 रुपये महीना सेव कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो 50,000 रुपये किसी की इनकम बन सकता है, क्योंकि अब मैंने वो सेव कर लिया, तो किसी ना किसी की इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बताया, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने। 2 सेक्टर इकॉनमी है अगर हमारी, बिना फाइनेंशियल मार्केट के तो कोई लीकेज नहीं होती। 2 सेक्टर इकॉनमी जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स वैंक्स ये सारे लोग होते हैं, तो सेविंग आप कर रहे होते हो तो लीकेज है। 3 सेक्टर इकॉनमी में सेविंग्स प्लस टैक्सेस, यानी आपने पैसा बचा भी लिया, और जो पैसा सारे लोग जिनके घर में बिजनेसमैन लोग बैठे हैं और जो लोग सर्विस भी कर रहे हैं, जो टैक्स में पैसा कट जाता है क्योंकि वो सरकार के पास जाता है पैसा, ठीक है, वो पैसा आपका लीकेज है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में या साइकिल में नहीं आएगा, ठीक है, वो चीज़ इन्होंने बताई। फिर आपका 4 सेक्टर इकॉनमी है। 4 सेक्टर इकॉनमी में सेविंग, टैक्सेस तो है ही है, प्लस इंपोर्ट क्या करते हैं, अगर आप सिंपल सी बात है, मैं बैठ के यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बाहर से मंगा रहा हूँ, तो मेरी अपनी कंट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस में वो पैसा नहीं यूज़ होएगा, वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे कंट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो वो इम्पोर्ट जो होएगा आपका लीकेज के तौर पर कहलाया जाएगा, ठीक है, एज सिंपल। और विद इंजेक्शंस क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। लीकेज में पैसा विड्रॉ हो जाता है, इंजेक्शन में आप इसके अंदर पैसा डालते हो। पैसा कैसे डालोगे, वही अपना पैसा आपने, जैसे आपके पास कोई बचत का पैसा है आपने डाल दिया, या लोन ले लिया किसी तरीके का, यहाँ पे इन्होंने लोन के हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही भी बताया हुआ है। तो कहते हैं एक इंजेक्शन से इकोनॉमी में पैसा आता है, ठीक है, और जब हाउस होल्ड जो फर्म बोरो करते हैं पैसा एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे आपने बैंक से उधार ले लिया पैसा, तो आपकी इनकम में वो एडिशन कर देता है। ये जो एडिशनल इनकम होती है इमीडिएट एक्सपेंडिचर क्रिएट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर गुरुवंश जो है, ठीक है, या अंकित जो है, मान के चलो घर का लोन ले रहा है, ठीक है, घर का, उन्होंने 20-20 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब उनको 20 लाख रुपए अभी थोड़ा लेने हैं, उनके लिए तो 10-15 साल की इंस्टॉलमेंट बना दिए होम लोन के लिए, तो हर महीने गुरुवंश 30-40 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट में भरेगा, और ऐसे ही अंकित भरता चलेगा। तो इमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, बट आपकी इनकम को वो ज़रूर बढ़ा देता है, इससे फ्लो ऑफ इनकम इकॉनमी में बढ़ता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या दिया है, 2 सेक्टर इकॉनमी जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, सेम केस ऊपर वाला, कोई लीकेज नहीं है। 2 सेक्टर इकॉनमी फाइनेंशियल मार्केट के साथ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करोगे आप तो इंजेक्शन होएगा, ठीक है, कोई भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की। 3 सेक्टर इकॉनमी है इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वो किसी ना किसी की इनकम बनती है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली सरकार खर्चा करेगी, वो किसी की इनकम बनेगी, वो खर्चा करेगा तो वो किसी की इनकम बनेगी, ठीक है, इस तरीके से आगे चलता रहता है, ये आपका इंजेक्शन की तरह हो जाता है। एंड 4 सेक्टर इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट में क्या होता है, आपका सामान बाहर जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में एडिशन हुआ, बाहर से आपके इकॉनमी में पैसा आएगा, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी में पैसा इनकम जो है इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपका पैसा एडिशन होएगा वहाँ पे, इससे जो है इंजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये 2 छोटे कॉन्सेप्ट से 1, 2, 3 मार्कर आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके ऊपर, वो चीज़ हमने यहाँ पे बताई है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो, किसी को नहीं क्लियर है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, किसी को नहीं क्लियर है तो पूछ सकता है, ओके, सो सबको क्लियर है क्या। सो कमिंग टू, अब जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये जो है यहाँ से इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर थोड़ी सी बढ़ जाती है। पहले तो थियोरेटिकल है, आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी कवर्ड होता है, और जो भी जैसे अपने पास एक पेन पेपर लेके बैठ जाना, रजिस्टर लेके बैठ जाना, ठीक है, कुछ पॉइंट जैसे ऑब्वियसली यहाँ दिए हुए हैं, आप कर सकते हो उसको मार्क, बट लिख लोगे एक जगह तो आपको याद रहेगा, बिकॉज इसके
इस चैप्टर के बेसिस पे आगे हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ रखिएगा। किसी को कुछ नहीं समझ आता है, मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा, ठीक है, थोड़ा सा स्लो चलूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ नहीं समझ आएगा तो साथ के साथ ही पूछ लेना, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली नेशनल इनकम के लिए इन्होंने बताया हुआ है, और आगे भी ये टॉपिक्स कवर होते हैं एनी हाउ, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में थोड़े बहुत। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें समझना ज़रूरी है। इसमें अभी हम डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स, सिटीजनशिप, रेजिडेंशिप रूल के बारे में, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, कंजम्पशन कैपिटल गुड, ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स, NFIA, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब कहीं ना कहीं आगे आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्ड है, प्लीज़ ध्यान देना। तो सबसे पहला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। हम इंडिया में बैठे हैं, हिंदुस्तान में आप जो है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अदिति है, रितिका है, दीपिका है, अंकित है, कोई भी है, हम यहाँ पे बैठ के काम आराम से कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। आप दिल्ली में बैठो, आप जो है चेन्नई, तमिलनाडु माल भेज सकते हो, ठीक है, आराम से। आप तमिलनाडु चेन्नई बैठे हो, वहाँ से दिल्ली माल भेज सकते हो। ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट हो सकता है। दिल्ली में जैसा मर्जी मूवमेंट, इंडिया में पूरे जैसा मर्जी मूवमेंट, कहीं पे भी बैठ के किसी भी तरीके का काम आप आराम से कर सकते हो, लीगल है ना, लीगल। इलीगल काम नहीं, ड्रग्स व्रग्स नहीं बेचने, स्मगलिंग नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी अकाउंटिंग सेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। हमारी बाउंड्री, इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया का मैप जैसे जैसे जहाँ जहाँ घूम रहा है, ये हमारी बाउंड्री है। इसके दायरे में रहते हुए हमें जो मर्जी हम लोग कर सकते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इन्होंने यहाँ पे समझाया। बट नेशनल इकोनॉमी के लिए, नेशनल इनकम के लिए हमें इसको थोड़ा सा वाइडर सेंस में इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है, वाइडर सेंस में समझना पड़ता है। तो कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना प्लीज़। पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं, जो हमारी नेशनल बाउंड्री है उसके अंदर तो बैठ के जो भी हम काम कर रहे हैं वो तो काउंट होएगा नेशनल इनकम में। उसके अलावा 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेशनल इनकम निकालते वक्त हमें इंक्लूड करनी होती है, या उसकी कैलकुलेशन में उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, 1 2 3 4 मार्क का टॉपिक है ये वाला, ठीक है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, हम जो इंडिया में बैठे हैं, हिंदुस्तान में, उसके अलावा जो है 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहली बात, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट्स के बीच में इन्होंने बोला है, शिप्स और एयरक्राफ्ट जो है किसी ने ओन कर रखे हो या ऑपरेट कर रहे हो बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया between Russia and Japan are part of domestic territory. Similarly, planes operated by Singapore Airways between India and Japan are part of domestic territory of Singapore, ठीक है, वो उनकी domestic territory का पार्ट है, ठीक है। सिंगापुर एयरलाइंस है, वो घूम फिर के रशिया इंडिया से जा रही है, बट वो उनकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। हमारा वाला जो है बाहर से घूम फिर के आ रहा हो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। इन्होंने जैसे एक चीज़ बता रखी है, नॉर्मल रेजिडेंट, एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं आगे इसको एक्सप्लेन कर रखा है। वो सारे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस जो कि हमारी कंट्री में ही रहते हैं एंड जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में ही लाए कर रहा होता है, ठीक है। इसको मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं पैदा यहाँ हुआ, मैं काम यहाँ कर रहा हूँ, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे कि मुझे यहीं पैसा कमाना है, यहीं खर्च करना है, यहीं सेव करना है। मेरा ये मन नहीं है कि मैं उठ के मेरे पे पैसा इकट्ठा करके मैं बाहर चला जाऊँगा, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होएगा। कई लोगों का होता है, जैसे कई लोग चाहते हैं कि हम बाहर चला जाए, बाहर जाके काम करें, वहाँ सेटल हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट विल चेंज हो जाएगा विद सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताई, आई होप ये क्लियर हो, पहली चीज़। उसके बाद दूसरे पे आते हैं। दूसरी बात, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। तो ये कहते हैं, जैसे ना कई जैसे जो फिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी छोटी बड़ी जो है फिशिंग पोर्टल्स होती हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो जैसे आगे जाके जो है फिशिंग निकाल सकते हैं, मछलियाँ निकाल सकते हैं। ऑयल, नेचुरल गैस रिग प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, तो वहाँ तक हमें अलाउड होता है, इंडिया के इंटरनेशनल वाटर है, वहाँ तक जाके आप जो है मछली भी निकाल सकते हो, नेचुरल गैस, ऑयल भी निकाल सकते हो। जैसे रिलायंस है, अदानी विल्मर है ना, और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये ऑयल और नेचुरल गैस का काम करती हैं, जो कि रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का ही है, वहाँ पे उनको परमिशन होती है, आप कर सकते हो। जैसे फिशिंग बोट्स
operated by Indian fishermen in international waters of Indian Ocean will be considered a part of domestic territory of India. ठीक है, इसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का ही नाम, जहाँ तक हमारा इंटरनेशनल वाटर्स लगता है वहाँ तक हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे। फिर इन्होंने बोला जो भी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है हमारी कंट्री के और वो अब्रॉड में लोकेटेड है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। जैसे अगर इंडियन एम्बेसी रशिया में है, इंडियन एम्बेसी यूएसए में है या यूके में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो यानी अपनी बाउंड्रीज़ के अलावा ये 3 चीज़ें जो हैं आपको और इंक्लूड करके चलनी है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। साथ के साथ इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि कॉन्सुलेट एक ऑफिस बिल्डिंग होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर कमीशन करते हैं कि टू रिसाइड इन अ फॉरेन कंट्री टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स। ठीक है, तो मतलब बाहर की कंट्री में एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी कंट्री के लोग, जैसे क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके हमारी इंटरेस्ट को जो है प्रमोट करें। ठीक है, जैसे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्होंने बताया। तो ये 3 चीज़ें करनी है आपको, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, फिशिंग वेसल्स वाला, और एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। बट साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होता, क्या इंक्लूड नहीं होता। ये तो इंक्लूड हो गया अपनी बाउंड्री के प्लस। इन्होंने बोला सबसे पहली बात, जो एम्बेसीज वाला पॉइंट हमने पढ़ा है इसका रिवर्स कर दो, बाहर की एम्बेसी हमारी कंट्री में होगी वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मतलब अमेरिकन एम्बेसी है, इटली एम्बेसी है, इराक की एम्बेसी, ईरान की एम्बेसी हमारी कंट्री में है, दिल्ली में ही है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ पे काम करे, जैसे यूएनओ, WHO हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री में होगी। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज यूएनओ डब्ल्यू आर लोकेटेड विद द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO है, ठीक है, ये सारे लोग, जैसे अब बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी है और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर की हैं वो सब भी काम करें तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब पैसा बाहर ही जाएगा कायदे से देखा जाए तो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यहाँ पे इंसान, पैसा और कैपिटल और गुड्स आराम से सर्कुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। इसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड एंड नॉन इंक्लूड वाले पॉइंट्स बता दिए हैं इन्होंने। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बता दिया। ये क्लियर है आपको? किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है? जिसको नहीं समझ आया वो अनम्यूट करके पूछ ले। ओके, सर लास्ट वाला पूरा पॉइंट ही समझ आया। लास्ट का कौन से वाला? एम्प्लॉयड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ और WHO बोला हुआ है इसमें। यूएनओ, WHO 2 पॉइंट्स है ना, मेरे पास 2 पॉइंट्स है, तुम्हारी बुक में 3 है क्या? तो मेरे तो 4 पॉइंट है मेरे बुक में। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड में? हाँ, लेकिन फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। वहाँ तक तो आया नहीं ना अभी, मैं सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी वाला पढ़ रहा था दीपिका। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, ऊपर लिखा हुआ है ऊपर, है उसमें 2 ही पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, WHO वाला। तो पता नहीं मेरे भी 4 दिन। नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी वाला टॉपिक देखो ना दीपिका, डोमेस्टिक टेरिटरी वाला स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में उसमें 3 पॉइंट्स एडिशन वाले हैं और 2 पॉइंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड वाले हैं। ओके सर, पता नहीं यहाँ पे कुछ अजीब सा लिखा मेरे बुक में, पता नहीं क्या है। वो तुम आगे देख रहे हो दीपिका, चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। ओके, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी वाली बात थी। दीपिका थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो ध्यान से सुनना। टेस्ट योर सेल्फ करके बॉक्स दिया हुआ है। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या कवर होता है, और पीछे का क्राइटेरिया जो हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से हमें इसको समझना है। एन इंडियन कंपनी इन लंडन, ठीक है, तो इन्होंने बोला एन इंडियन कंपनी इन लंडन, तो इंडियन कंपनी इन लंडन। अब इन्होंने क्या बोला है कि फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारी टेरिटरी में क्या कवर होएगा, ठीक है, और पीछे क्राइटेरिया इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इंडियन कंपनी इन लंडन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि हमारी इंडिया में लाई कर रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ अंदर। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज,
कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऑब्वियसली ओनर जापानीज है बट हमारी टेरिटरी के अंदर है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का, पीछे हमने पढ़ लिया। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, ये नहीं है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये भी नहीं है। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, ये भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया है, आगे भी इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो आपको। जस्ट अ सेकंड, ओके। तो ये था आपका डोमेस्टिक टेरिटरी की बात। अब बात आती है नॉर्मल रेजिडेंट्स की, जिसके बारे में दीपिका मुझसे पूछ रही थी, आगे पीछे हो गया था थोड़ा सा। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं यहाँ पे, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट, इसको इकोनॉमिक, इस पर लिख लेना, ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देख के चलना पड़ता है। तो ये वो लोग होते हैं या फिर वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि हु रिजाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। तो इसको सिंप्लीफाई अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझे, जैसे अगर मैं हूँ, मेरी कंपनी है, यहीं काम कर रही है बैठ के और यहीं पे कमा रही है, यहीं पे खा रहे हैं हम लोग, यहीं पे सेव कर रहे हो, कहीं नहीं जाना है, तो ये हमारा जो है नॉर्मल रेजिडेंट हम लोग कहलाएंगे। और इसमें नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दोनों आ जाते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे थीम है या जो इसका मेन टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपको देखना है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या कहते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे कवर होती है, ठीक है। विच इज़ द रेजिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, आप भी ऐसे ही यहाँ पे रह रहे हो सारे के सारे। रेजिडेंट कैरिड आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग स्पेंडिंग एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। अब जैसे मैं इंडिया में दिल्ली में बैठकर, हरिनगर में बैठकर यहीं से काम कर रहा हूँ, यहीं पे बैठ के मैं कमा रहा हूँ, मैं खर्च कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, कहाँ का, इंडिया का। नॉर्मल रेजिडेंट हूँ कहाँ का, इंडिया का। एज सिंपल एज दैट। आप प्रैक्टिकली इसको खुद भी समझ सकते हो, जिन लोगों की बिजनेस फैमिली है, जिन लोगों की जॉब है, ईजिली समझ गए कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में कुछ लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं हम, इनको ऊपर वाले में तो इंक्लूजन बता दिया, सिंपल सी बात है। पहले बात उन्होंने बोला फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स जो होते हैं, जो यहाँ से छुट्टी मनाने आए हैं, अभी तो कोई मनाने आ नहीं रहा है क्योंकि कोरोना चल रहा है, ठीक है, जो कि छुट्टी मनाने आए हैं, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने आए हैं, जो कि स्टडी करने आए हैं, जो कि स्पोर्ट्स या कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग्स करने आए हैं, उनको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया, क्योंकि ये थोड़े दिन के मेहमान हैं, आएंगे और चले जाएंगे। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी, कुछ मिस हो गया शायद ना, नहीं, ठीक है। तो ये थोड़े दिनों के लिए आएंगे और ये चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर एक सेकेंड, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वीडियो में आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वंशिका कहाँ चली गई? एक मिनट, हाँ, मुझे वो ना बीच में इंटरनेट चला गया था, तो मुझे लगा उड़ गया कहीं। जीजू वॉइस में थोड़ा सा बफर है। वॉइस, हाँ ठीक हो गया होगा, अभी वो इंटरनेट बंद हो गया था रितिका। हाँ, ये वंशिका कहाँ चली गई? ओके, तो मैं यहाँ पे था, मैंने बताया था नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स जो छुट्टी मनाने आए हैं, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, मेडिकल टूरिज़्म के लिए आए हैं, मतलब अपना इलाज कराने के लिए आए हैं, या घूमने फिरने, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स अटेंड करने आएंगे, तो उनको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़े दिनों के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे। हम तो थोड़े दिनों के मेहमान हैं फिर चले जाएंगे, ये चीज़ होती है। फिर जो उन्होंने बोला सेकेंड पॉइंट जो नॉर्मल रेजिडेंट का जिसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, वो है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। तो इन द सेंस कि अगर जैसे यूएस की एम्बेसी है फॉर एग्जांपल, या इटली की एम्बेसी है, वहाँ पे उनका स्टाफ काम कर रहा है इटली का, ठीक है, और वो बाहर ही रहता है, उनके ऑफिशियल, उनके डिप्लोमेट है, या उनके आर्मी वाले लोग हैं, या बाहर से कोई आता है अपनी आर्मी वालों को लेकर आता है, उन सबको भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो वहाँ को बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं ऑलरेडी,
ठीक है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे यूएन है, WHO है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं उनके नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं बोलते हैं, दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर उनके इंडिविजुअल जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इसमें जो है हम उनके नॉर्मल रेजिडेंट वहीं का क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो उधर का है, जिस कंट्री को बिलोंग करेंगे। फिर एम्प्लॉयज़ की बात है, इसमें भी इन्होंने बोला आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया, जो कि मैंने आपको क्लियर भी कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिकन यूएन के ऑफिस में इंडिया में काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का ही कहलाएगा, इंडिया का नहीं कहलाएगा, इंडिया का नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसका एक क्राइटेरिया है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। फिर बात आती है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड दे स्टे इज़ लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो फॉरेन वेसल्स में जैसे क्या होता है, कई लोग होते हैं जैसे बड़ी बड़ी शिप्स लेके मछली जैसे फ़िशिंग करने के लिए या और भी कुछ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन के लिए शिप जा रहे होते हैं, कई महीनों बाद लौट रहे होते हैं। तो ये फॉरेन वेसल्स पे काम करने वाले लोग जैसे जो मर्चेंट नेवी में होते हैं एग्जांपल, और कमर्शियल ट्रैवलर्स है या सीजनल वर्कर्स हैं। मर्चेंट नेवी इज़ अ बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि वो लोग जैसे मेरा भी एक फ्रेंड है, 2 फ्रेंड्स हैं, तो 6-6 महीने बाहर ही रहेंगे, 7-7 महीने, साल भर, फिर वापस आ जाएंगे घूम फिर के जब उनका वो होएगा। तो इनका भी क्या हो जाता है, ये जो है नॉर्मल रेजिडेंट वहीं के कहलाते हैं जहाँ के बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं बॉर्डर वर्कर्स हैं हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस टू वर्क इन लिव इन देयर कंट्री, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क। ठीक है, तो जैसे ना मेरे को ये मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, बिहार और नेपाल का बॉर्डर ना बिल्कुल साथ साथ लगता है, बिहार और नेपाल का। एक सेकेंड। नहीं पता नहीं क्यों निकलता है, चलो मैं पूछ लूँगा। ओके, तो ये कहते हैं बिहार और नेपाल का बॉर्डर साथ साथ लगता है। तो ना बेसिकली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है और ऐसा होता आता है कि नेपाल के कुछ लोग जो है काम करने बिहार आ जाते हैं, बिहार के कुछ लोग नेपाल चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। सेम एज भूटान भी ऐसा केस देखने को मिलता है। तो ये जो जहाँ के लोग होंगे, जैसे जो मैंने आपको बिहार और नेपाल का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, बिहार के लोग नेपाल आ गए, नेपाल के लोग वहाँ चले गए, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट वहीं के ही होंगे जहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका डेली का अप एंड डाउन है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, कमाए यहाँ पे, खर्च वहाँ करेंगे, इस तरीके से देखा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, ठीक है, आई होप दीपिका ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ आ गया हो, मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था ये। ठीक है, और अब जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, नॉर्मल रेजिडेंट का जो क्राइटेरिया है वो चेंज कैसे हो सकता है, उसको बदलाव कैसे लेके आ सकते हैं। इसमें देखो बीच में 4th पॉइंट के नीचे दिया हुआ है कि अगर एम्प्लॉयज़ 1 साल से ज़्यादा किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री के बन जाते हैं जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन लोकेटेड होता है। इट मीन्स कि अगर कोई अमेरिकन यूएन के ऑफिस में इंडिया में काम कर रहा है 1 साल से ज़्यादा, तो वो जो है नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा फिर इंडिया का। ठीक है, तो ये प्लीज़ याद रखना, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ पे, लिख लेना अपनी एक जगह पे। ठीक है, तो याद रहेगा कि इसमें 1 साल का क्राइटेरिया आपको नॉर्मल रेजिडेंट का देखना होएगा, नॉर्मल रेजिडेंट का देखना होएगा। ठीक है, विच इज़ लाइक कि अगर कोई इंसान, जैसे मैं हूँ, अब मैं चला गया मान के चलो न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं न्यूजीलैंड में जाके वहाँ पे मैं रह रहा हूँ, काम वाम कर रहा हूँ, चल रहा है। अभी मैं 1 साल तक तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का हूँ। जैसे ही 1 साल से क्रॉस, जैसे 1 साल 1 दिन हो गया है ना, 1 साल 10 दिन हो गए, या 400 दिन हो गए, या 450 या 2 साल हो गए, तो मेरा क्या होगा, 1 साल के जस्ट बाद जो है मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का हो जाऊँगा, न्यूजीलैंड का। ठीक है, 1 साल के बाद अगर मैं उसके बाद ऑब्वियसली अगर मान के चलो मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाऊँगा अगर मैं यहाँ पे काम वाम कर रहा हूँ तो। ठीक है, वरना मैं नॉर्मल रेजिडेंट वहीं का कहलाऊँगा, क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, और ये एक्चुअली में होता भी है कई लोगों का। ठीक है, ये चीज़ हमने बताई है। ये क्राइटेरिया क्लियर है, 1 साल वाला क्राइटेरिया समझ आया सबको। ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है और बाहर से यहाँ पे भी जो लोग आएंगे उनके लिए भी एप्लीकेबल है। आई होप ये क्लियर है। हाँ जी, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। स्टिल कोई डाउट होगा तो अभी अनम्यूट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए। हाँ जी दीपिका।
सर एक जैसे ना डोमेस्टिक वाले का भी डोमेस्टिक टेरिटरी का ना, तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया बता दो कि उसके उसको हम कैसे बताएंगे कि वो कहाँ पर नहीं है। और दीपिका वो तो अभी जस्ट कराया ना, उसमें लिखा हुआ है एडिशन और नॉन एडिशन दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहाँ पे, कौन से वाले को इंक्लूड करना है कौन से वाले को नहीं करना है। ठीक है सर। अभी एक बार पढ़ लो, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है साथ में, सुन लेना ठीक है, और एक बार पढ़ लेना दोबारा तो क्लियर हो जाएगा। ओके सर। हाँ जी हाँ जी। सर वंशिका बोल रही है उसको वाईफाई नहीं चल रहा। तो यहाँ कनेक्टेड तो है, अब ये मैसेज आया हुआ है। पता नहीं कनेक्टेड है। वंशिका कनेक्टेड हो तुम? 45 पे। वनिशा वानशिका तुम कनेक्टेड होती यहाँ पे? यस सर, मेरा वाईफाई चला गया था। कहाँ चला गया था, वापस नहीं लेके आए उसको तुम? सर कुछ शिमला चला गया था, अभी आया ओह है। माय गॉड, कोरोना टेस्टिंग के बाद ही गया होगा बेचारा। यस सर। चलो ओके ओके एनीवे। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल्स प्लीज़ दिमाग में घुसा लेना तभी क्लियर होंगे वरना क्लियर नहीं होएगा। आइडेंटिफाइंग द नॉर्मल एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द इंडिया, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ठीक है, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग इसमें लिखा नहीं हुआ है 1 साल का क्राइटेरिया, तो आपको भी कुछ मेंशन नहीं करना, सिंपल इज दैट, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, ठीक है, जापान का बंदा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आया, खाएगा समोसा कचौड़ी भेलपूरी 2 महीने के लिए, 2 महीने दबा के खाया और वापस चला गया, तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। फिर उन्होंने बोला इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, पाकिस्तान गए हैं और वापस आ जाएंगे, तो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के हो गए, इंडिया के ही हुए वो। फिर इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year, 1 साल से कम, अब ये क्राइटेरिया लिख दिया है, क्वेश्चन में मेंशन होगा तो ध्यान देना, ठीक है। तो यूएन के ऑफिस में 1 साल से कम में, तो इंडियन रेजिडेंट्स हो गए वो, नॉर्मल रेजिडेंट। फिर इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो नॉर्मल रेजिडेंट। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर मंथ टू सी द ताजमहल, 1 महीने तक ताजमहल ही घूम रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है 1 महीने तक देखने वाला, ठीक है, तो पर फिर भी घूम रहे हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के कहलाएंगे, जहाँ से वो आए हैं बेचारे। और इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, ठीक है, हज घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वो कहाँ के हो गए, वो भी बेचारे हमारे इंडिया के ही हो गए, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ भारतवासी, ठीक है, उसको बोला जाता है। ये इन्होंने यहाँ पे जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स का क्राइटेरिया बताया। आई होप ये क्लियर होएगा आपको। स्टिल अगर किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लें, जिसका मिस हो गया वो अलग बात है, वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो वो देख लेना, ठीक है। वंशिका और अंकित का थोड़ा सा पोर्शन मिस हो गया होगा, बट एनीवे मैं दोबारा बता दिया था, वंशिका थोड़ी सी लेट आई थी। एनीवे लास्ट टॉपिक करेंगे बस इसका। अब जो है एक ये आपने सुना होगा सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, सिटीजनशिप लीगल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, रेजिडेंटशिप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और ये अभी हमने पढ़ भी लिया है रेजिडेंटशिप के बारे में, जो नॉर्मल रेजिडेंट 1 साल का क्राइटेरिया है वो वाला इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो सिटीजनशिप क्या कहता है, अब देखो, अतुल, अदिति, अंकित, रितिका, दीपिका, गुरुवंश, कीरत, प्रियांशी, वंशिका और एनी ऑफ दैट जो भी हैं हम लोग यहाँ पे, हम सारे लोग कहाँ की सिटीजनशिप है हमारे पास, इंडिया की। कैसे है, क्योंकि बाय बर्थ हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, तो हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है, जो कि लीगल कॉन्सेप्ट है। लीगली हम भारत के जो है निवासी है, भारत के जो है यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, ठीक है, और इसलिए हमें इंडियन सिटीज़न बुलाया जाता है। और इंडियन सिटीज़न का 2 तरीके हैं पाने के, या किसी भी कंट्री में। पहली बात तो ये, जब अगर उस कंट्री में आप बॉर्न हुए, जैसे इंडिया में अगर आप बॉर्न हुए तो ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, या फिर अगर आप किसी कंट्री में जो है परमानेंट रेजिडेंसीज के लिए लगा देते हो और आपको अलाउ कर देते हैं कि आप जो है वहाँ के सिटीजन बन जाओ, जैसे लोग कनाडा भाग जाते हैं, है ना, लोग यूके भाग जाते हैं, जो लोग ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं आजकल, लोग न्यूजीलैंड भाग रहे हैं आजकल रहने के लिए, तो वहाँ की अगर कंट्री आपको अलाउ करती है तो वहाँ के सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन हो जाओगे, और यहाँ की सिटीजनशिप हो जाएगी छाछा बाय बाय, ठीक है, ये चीज़ है। फिर रेजिडेंटशिप का जो क्राइटेरिया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पैसा कमा रहे हैं, तो रेजिडेंटशिप यहाँ का है। इंडिविजुअल जो है is a normal resident of a country if he ordinarily resides in a country for a period more than 1 year and his center of economic resident also lies in that country। तो अगर जैसे मैंने बोला था मैं न्यूजीलैंड गया, 1 साल से ज़्यादा रह के वहाँ पे कमा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, पैसा भी वहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो रेजिडेंटशिप का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप देखो 2 चीज़ें लगेंगी, ध्यान से सुनना।
रेजिडेंटशिप न्यूजीलैंड की हो गई 1 साल के बाद मेरी, और सिटीजनशिप इंडिया की हो गई। तो सेम टाइम पे मैं सिटीजनशिप कहीं का हो सकती है मेरे पास, और रेजिडेंटशिप कहीं की हो सकती है मेरे पास। ठीक है, सेम टाइम पे सिटीजनशिप कहीं की हो सकती है मेरे पास, सेम टाइम पे रेजिडेंटशिप कहीं की हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन करी। तो लिखा हुआ है अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, however he is not a citizen of India as he does not hold citizenship of India. It means a person can be citizen of one country at the same time and a resident of another country. ठीक है, ये चीज़। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रितिका है, रितिका का भाई है बड़ा, ठीक है, और वो न्यूजीलैंड रह रहा है। ठीक है, मतलब मेरा ऑब्वियसली मेरा ब्रदर इन लॉ ही है वो भी। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ले रहा है, वहाँ पढ़ रहा है। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुए बिकॉज वो इंडिया का ही होगा, उनको एक्सक्लूड करके चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि अगर वो पिछले 2 साल से वहाँ पे काम भी कर रहा है पढ़ते पढ़ते, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फिर चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा, न्यूजीलैंड का। ठीक है, ये चीज़ है। और अभी थोड़े टाइम पे जैसे वो कह रहे थे, जो कि पता चला, कहते हैं क्या कह रहे हैं, मैं वहीं पे सेटल होना चाहता हूँ। तो अब क्या, अगर वहाँ पे वो अप्लाई कर देता है पीआर के लिए, तो वो सिटीजनशिप कहाँ की मिल जाएगी उसको, न्यूजीलैंड की। तो उसका सिटीजनशिप इंडिया का क्या हो जाएगा, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये चीज़ बताई। तो एट द सेम टाइम आप सिटीज़न और रेजिडेंट हो सकते हो, वो 1 साल वाले क्राइटेरिया से। इकोनॉमिक इंटरेस्ट चेंज होता है तो रेजिडेंटशिप मिल जाती है, बट सिटीजनशिप आप वहाँ की रहते हो जहाँ पे आप रह रहे हो। ठीक है, ये चीज़ बताया। ये क्लियर है आप लोगों को? इसमें से कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला सिटीजनशिप, रेजिडेंटशिप या नॉर्मल रेजिडेंट, किसी को कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। कीरत, तुम्हें क्लियर है भाई? जी सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है, ओके। दीपिका और वंशिका, तुम दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है। शिनचैन क्लियर है? लगता है शिनचैन का मन। ओए होए, ठीक है, ठीक है जी। आई होप बाकी लोगों को। अंकित, तुम्हें समझ आया भाई? कोई दिक्कत इसमें? यस सर। दिक्कत है या नहीं है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसको स्टिल आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पैरेलली वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है सुंदर सुंदर मेरे चेहरे की, सुंदर सुंदर आवाज़ की, तो आपको सुन लीजिएगा। ठीक है, रिव्यू के लिए तो ये रेगुलरली आती रहेगी, तो आपको ये होगा कि अगर कुछ रिव्यू करना है तो फटाफट हो भी जाएगा। या सो थैंक यू वेरी मच। अब इसको हम अगली क्लास में करेंगे, और अभी थियोरेटिकल वाला पार्ट है जो कि हमें न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, तो थोड़ा सा डीप है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर ले लेंगे। Bye bye. Thank you. Take care and enjoy the rest of the evening. Bye. Thank you. बाय।